और हर एक घर में एक न एक कोई डायबिटिक पेशेंट्स हमें मिल जाते हैं। तो इन पेशेंट्स को आँखों की जो समस्याएं होती हैं, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो कैसे पता करें कि हमारे पेशेंट्स को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, या अगर किसी पेशेंट्स को ये हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि कितना मैग्नीट्यूड है, कितना कॉमन है डायबिटिक रेटिनोपैथी हमारे यहाँ। तो ये जान लें कि हर एक पाँचवा डायबिटिक मेलाइटिस का जो पेशेंट है उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावना होती है। तो ये जानते हुए हम समझ सकते हैं कि आँखों के प्रति या नेत्र जांच के प्रति जागरूकता का कितना बड़ा महत्व है। अगर ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ डायग्नोज हो चुका है, उनका हम शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, उनको शुगर की दवाइयाँ हम डायबिटीज़ के लिए करा रहे हैं, तो उसके साथ साथ उनकी नेत्र की जांच अवश्य आपके जो चिकित्सक होंगे वो सलाह देते होंगे कि रेगुलर तौर पे ऐसे पेशेंट्स के आई का टेस्ट होना चाहिए। तो हमें जानना होगा कि ऐसा क्यों है, कब कराना चाहिए चेकअप। तो ये जान लें कि जैसे हमें मालूम है कि 2 तरह की डायबिटीज़ होती हैं, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसमें जो प्रतिशत है 20% लोगों में पाया गया है, जबकि टाइप 1 डायबिटीज़ में डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावना और ज़्यादा होती है। 40% तक पेशेंट्स को पाया गया है कि है। इसके अलावा किस उम्र में पेशेंट को डायबिटीज़ डायग्नोज हो रहा है, एज ऑफ डायग्नोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पेशेंट को 30 साल के पहले डायबिटीज़ डायग्नोज हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट्स में डायबिटिक रेटिनोपैथी 50% पेशेंट्स में होने की संभावना है। और अगर 30 साल के बाद अगर डायग्नोसिस किसी को होती है डायबिटीज़ की, तो ऐसे केसेस को मतलब 10 साल के ऊपर अगर इनको फॉलोअप किया जाए तो 90% पेशेंट्स में देखा गया है कि डायबिटीज़ रेटिनोपैथी हो सकती है। तो इस जानकारी के साथ हमें ये समझना है कि बीमारी में होता क्या है, डायबिटीज़ रेटिनोपैथी में एक्चुअली होता क्या है। तो जब हमें मालूम है कि जब शुगर बढ़ जाता है बॉडी में, तो हर एक सिस्टम को, चाहे वो हार्ट हो, हमारी आईज़ हो, हमारी किडनीज़ हो, बेसिकली ये शरीर की सारी खून की नलियों को अफेक्ट करना शुरू करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कैपिलरीज होती हैं, इनका ड्रॉप आउट शुरू हो जाता है, और ब्लड का जो मूवमेंट है, ब्लड का जो फ्लो है, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे में जो हमारी रेटिना है, हमारे आँखों का जो पर्दा है जिसे हम कहते हैं, जिसमें इमेज फॉर्मेशन होती है, तो उस पर काफ़ी, उसके सर्कुलेशन पे काफ़ी असर पड़ता है, उसमें ब्लड सप्लाई काफ़ी कम हो जाती है। तो डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे जो रेटिना है वो क्या करती है, एक वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर नाम की केमिकल है, उसको रिलीज़ करती है। तो इससे नई नलियाँ जो हैं बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये नई नलियाँ बन तो जाती हैं, जिसको न्यू वेसल्स बोलते हैं, लेकिन इसमें ब्लड को कंटेन करने की क्षमता जो होती है वो सामान्य नलियों जैसी नहीं होती है, और इसमें से ब्लड जो है रिसने लगता है, इसमें से फ्लूइड रिसने लगता है, जिसकी वजह से कि आँखों में खून आना, पर्दे पे सूजन आना, ये सब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे केसेस में हमें 3 स्टेजेस में डायबिटिक रेटिनोपैथी को बताया गया है। पहला जो बैकग्राउंड होता है, जिसमें कि इनिशियल चेंजेस होती हैं, जिसमें आप क्लिनिकली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एक रूटीन एग्जामिनेशन में कि पेशेंट को बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई, और ऐसे में ही पेशेंट को अलर्ट कर दिया जाता है कि आगे शुगर का कंट्रोल इनको कम रखना है। क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है ग्लाइसेमिक कंट्रोल। पेशेंट जितने ही अच्छे डायबिटिक कंट्रोल में रहेंगे, उतनी ही लेट से उनको ये सब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जितना ही पुअर कंट्रोल होगा, उतना ही ज़्यादा डायबिटिक रेटिनोपैथी के होने की और उसके होने के बाद प्रोग्रेशन की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती जाती है। तो ऐसे में हमें ये समझना है कि पेशेंट का जैसे ही हमें पता चला कि बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई, तो पेशेंट को पहला जब साइन मिल गया तो पेशेंट को अलर्ट कर देना है कि आपको शुगर जो है बहुत अच्छा कंट्रोल रखना है। इसके साथ साथ पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है उसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है डायबिटीज़ के प्रोग्रेशन पे। तो इस तरह से जब पेशेंट को पहली बार, जैसे बैकग्राउंड डायबिटीज रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे, लिपिड हाइपरलिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कम होना चाहिए, और साथ में शुगर का कंट्रोल नियंत्रित अगर पेशेंट कर लेते हैं, तो ऐसे में पेशेंट्स जो है जो अपनी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और डायबिटीज़ रेटिनोपैथी की जो प्रोग्रेशन है
ये काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इसके बाद अगर इसके बाद भी प्रोग्रेशन होता है तो पेशेंट नॉन प्रोलिफरेटिव स्टेज में जाते हैं, जिसमें कि नई नलियाँ बननी फिर शुरू होती हैं। तो इसमें फर्दर पेशेंट्स को कंट्रोल करना है, और उसके बाद फाइनली अगर पेशेंट नहीं अगर अपनी शुगर को, अपने ब्लड प्रेशर को और अपने लिपिड को नहीं कंट्रोल करते, तो फर्दर प्रोग्रेशन इनका प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में हो जाता है। तो आमतः ये सामान्यतः इस पूरे जो प्रोग्रेशन है ये एक दिन का नहीं है, इसमें आपको काफ़ी समय मिलता है। सामान्यतः देखा गया है कि ऑलमोस्ट जो पेशेंट प्रोलिफरेटिव जो इनिशियल जो नॉन प्रोलिफरेटिव स्टेज में है, उनको प्रोलिफरेटिव तक जाते जाते कम से कम 1 साल से ऊपर का टाइम लग जाता है। इसीलिए अगर इन पेशेंट्स को अगर हम 6 महीने और साल भर के अंतराल पे अगर चेकअप के लिए बुलाते रहें, इन्हें देखते रहें, अपना नेत्र जांच इनका अगर कराते रहें, तो डिज़ीज़ के अर्ली स्टेज पे जो है उनके कैच होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, और हेंस उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी उतना ही सरल हो जाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि डायबिटीज़ रेटिनोपैथी में होता क्या है, क्या कैसे ब्लाइंडनेस कैसे होती है। पहला तो कि डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा हो जाता है, जहाँ सबसे अधिक रोशनी हमारी आँखों में जहाँ से होती है, जो मैक्यूलर एरिया है, वहाँ पे पानी की जो लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से कि रोशनी काफ़ी कम हो जाती है, और साथ में पर्दों पे खून आ जाना। तो इन दोनों कारणों की वजह से आँखों की रोशनी काफ़ी कम हो जाती है। तो अब है कि कैसे हम इन पेशेंट्स को अर्ली डायग्नोज करेंगे। तो इनके लिए एक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल बना गया है। स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है कि कब इनको चेकअप के लिए भेजा जाए। तो पहली बार अगर टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट डायग्नोज होते हैं तो उनको 5 साल के अंदर जो है वो हेलो, हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। एम आई क्लियर? काइंडली मैसेज करके बताइए आवाज़ अगर आ रही है क्लियर कि नहीं। ओके। तो मैं ये बता रही थी कि ये जो स्क्रीनिंग कब करना चाहिए। तो जब टाइप 1 के पेशेंट आते हैं तो उनको सबसे पहले बताया जाता है कि 5 साल के अंदर में उनको आई चेकअप करा लेना चाहिए। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ के जो सामान्यतः हमारे बीच में टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट ज़्यादा कॉमन है, तो इनको जैसे ही डायग्नोसिस होती है डायबिटीज़ की, सर्वप्रथम इनको बोला जाता है कि एक बार अपने नेत्र की जांच करा लें। तो ऐसे पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो एक डिटेल आई चेकअप इनका होता है, जिसमें कि इनकी आंखों की रोशनी की जांच, जिसको विजुअल एक्यूटी बोलते हैं, आंखों के प्रेशर का जांच, जिसको इंट्राओक्यूलर प्रेशर बोलते हैं। इसके साथ साथ पर्दे की एक कंप्लीट जांच होती है, जिसमें कि देखा जाता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के कोई चेंजेस इनके रेटिना में आए हैं कि नहीं। कई सेंटर्स पे एक फंडस फोटोग्राफ एज ए रिकॉर्ड, बेसलाइन रिकॉर्ड के तौर पे भी लिया जाता है, जिससे कि आगे फॉलोअप में हमें जानकारी मिले कि लास्ट फॉलोअप में पेशेंट का क्या पोजीशन था। तो इस तरह से पहला चेकअप में एक डिटेल एग्जामिनेशन होती है कि पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं स्टार्ट हुआ है तो ऐसे में पेशेंट्स को हम एनुअल चेकअप के लिए एडवाइस करते हैं। हर साल आके आपको आपकी आंखों की रोशनी का चेकअप कराना है, आपकी आंखों का प्रेशर चेकअप कराना है। कैटरेक्ट का बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है। अगर आप पेशेंट डायबिटिक होते हैं तो अर्ली कैटरेक्ट देखा गया है कि कम उम्र में ही पेशेंट को मोतियाबिंद हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की जांच और उनका उपचार उनको कराना है। इसके साथ साथ आंखों के प्रेशर की जांच इसलिए कराते हैं क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में ग्लोकोमा, जो काला मोतिया की जो एक बीमारी होती है जिसमें आंखों की नसें सूखने लगती हैं, ये बीमारी भी इसमें बहुत कॉमनली पाया गया है। तो जो डायबिटिक के पेशेंट्स हैं उनको ये सब हमें बताना होता है कि आपको कौन कौन सी बीमारियां आंखों की जो है
डायबिटिक रेटिनोपैथी के अलावा भी कौन सी बीमारियां हैं जो डायबिटिक होने के वजह से आपको हो सकती हैं, जिसमें ग्लूकोमा सबसे कॉमन है और कैटरैक्ट भी होता है ऐसे पेशेंट्स को कॉमनली। तो जब ये सब जानकारी हमारे पेशेंट्स के पास होती है तो एनुअली वो चेकअप के लिए ज़रूर आते हैं, और जैसे ही हमें पता लगा कि पेशेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टेज में चले गए हैं तो वैसी स्थिति में हम पेशेंट का कुछ जांच कराते हैं, जैसे कि फंडस फोटोग्राफ होता है, एक एंजियोग्राफी होती है जिससे कि नलियाँ कितनी काम कर रही हैं ये पता चलता है। जैसे मैंने बताया कि पर्दे में खून की कमी हो जाती है, तो खून कितना कम हुआ है, नई वेसल्स बननी शुरू हुई हैं कि नहीं हुई हैं, ये सब जानकारी हमें एक फंडस एंजियोग्राफी असर पड़ा है डायबिटीज़ का पेशेंट के ऊपर, और उसी हिसाब से पेशेंट का मैनेजमेंट किया जाता है। तो ऐसी स्क्रीनिंग आमतौर पे 2 तरह से होती हैं, या इनफैक्ट 3 तरह से होती हैं। पहला तो होता है जब कोई आपके जो डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं जो आपका चेकअप कर रहे हैं, वो जो फिजिशियन डॉक्टर होते हैं वो हमें रेफ़र करते हैं पेशेंट्स कि आप जो है जाके नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं क्योंकि आप डायबिटिक हैं। दूसरा जो होता है, सामान्य तौर पे कई बार पेशेंट जो होते हैं अपने चश्मों की जांच के लिए भी हमारे पास आते हैं, तो उनसे भी हम इंक्वायर करते हैं कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है, और अगर डायबिटीज़ है तो उनकी भी उसी तरह से रेटिना की जांच कम्प्लीटली थॉरली की जाती है, और उन्हें भी बताया जाता है कि आपको कितने अंतराल पे अपने आँखों की जाँच करानी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, अगर पेशेंट को डायबिटीज रेटिनोपैथी हो गया है तो वो किस स्टेज में है, अगर उस पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी है और अर्ली स्टेज में है तो पेशेंट को हम 6 मंथ या 1 साल के अंतराल पे बुलाते हैं चेकअप के लिए। और इंटरवेंशन के तौर पे अगर पेशेंट इस कैटेगरी में आता है कि विज़न काफ़ी कम हो